हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी नेट जेआर की थर्ड यूनिट का टॉपिक है नातेदारी। इससे पहले मैरिज फैमिली का जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर हम नातेदारी के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं तो ये तीनों टॉपिक आपके इंटर रिलेटेड हैं। पहले आप देखोगे मैरिज आएगा, विवाह। विवाह हमारा किस चीज को जन्म देता है? परिवार को। और परिवार किस चीज को जन्म देता है? नातेदारी को। और नातेदारी से मिलकर के हमारा समाज बनता है। अगर हम बात करते हैं नातेदारी की, तो नातेदारी जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में फैमिली जो संस्था है हमारी, तो फैमिली में हमारे रिलेशनशिप हमारी डेवलप होती है। किन डेवलप होते हैं? किनशिप के जो ये नेटवर्क हमारा है सामाजिक संबंधों का, यही मिलकर के हमारी नातेदारी बनाती है। स्टार्ट करते बेटा। किनशिप। किनशिप को हिंदी में बंधुत्व, नातेदारी, सौजन, संगोत्र आदि के नाम से जाना जाता है। किनशिप जो है हमारी, वो पैटर्न क्या है? जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी विभिन्न प्रकार के रिश्ते जो हैं, उन रिश्तों का जो नेटवर्क बनता है वो किनशिप नेटवर्क हमारा कहलाता है, जो सोसाइटी की फॉर्मेशन में हमारे सामने रहता है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तत्व हैं। यौन इच्छा ने विवाह और विवाह ने परिवार और परिवार ने नातेदारी को जन्म दिया है। अब आप देखोगे ये क्या है, सबसे पुराने इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी में डेवलप हुए। मैरिज के डेवलप होने का कारण यहाँ पे मेन तौर पे यौन इच्छा की पूर्ति बताया गया है। और इस चीज को रेगुलेट करने के लिए आपका फैमिली बनी है, और फैमिली का जो टॉपिक है उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आपको समझा दिया गया है। यहाँ हम पैटर्न, किनशिप पैटर्न पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। टोडा जनजाति का हम विशेष तौर पर यहाँ डिस्कशन करते हैं। पितृत्व का निर्धारण, क्योंकि टोडा जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है। भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है। और यहाँ पे आपका पितृत्व का निर्धारण करने के लिए क्या होता है? एक तीर कमान भेंट किया जाता है। कब? 5वें महीने में। जब जो गर्भवती स्त्री होती है उसको 5वें महीने में तीर कमान जो भेंट करता है, वो उस बच्चे का सामाजिक पिता कहलाता है। इस संस्कार को क्या बोला गया है? परसुत पिग्मी। परसुत पिग्मी संस्कार इसे बोला गया है। टोडा के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट चीज और हैं। ये पशुपालक हैं बेटा, लिख लेना इसे। पशुपालक भैंस पालते हैं, और इनकी कल्चर को भैंस कल्चर भी कहा जाता है। भैंस कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये पितृत्व का निर्धारण किया जाता है। देहरादून की खस जनजाति, बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपके। देहरादून की खस जनजाति पहली संतान का पिता सबसे बड़ा भाई होता है, उसके बाद उत्पन्न होने वाली संतान क्रम से छोटे भाई की मान ली जाती हैं। खस जनजाति में भी आपका भ्रातक बहुपति विवाह देखने को मिलता है। भ्रातक बहुपति विवाह में जो बच्चे के पिता का निर्धारण है, वो सबसे बड़ा जो भाई है वो पहले बच्चे का पिता कहलाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है बेटा, जो देहरादून की खस जनजाति है वो पांडवों को अपना वंशज मानती है, और जो द्रौपदी विवाह है उनके यहाँ आदर्श विवाह के रूप में उसे फॉलो किया जाता है। सबसे बेस्ट माना जाता है द्रौपदी विवाह, क्योंकि वो अपने पूर्वज मानते हैं पांडवों को। तो इसी क्रम में देखोगे यहाँ पे भ्रातक बहुपति विवाह टोडा में भी मिलता है, और आपका खस जनजाति जो देहरादून की है उसमें भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संतानोत्पत्ति के जैविक के तत्व पर सामाजिक मान्यता का तत्व आरोपित होता है। बी मेलनिस्की ने चौकाहा और ओमाहा को नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है। बी मेलनिस्की ने जनजाति का अध्ययन किया है। बी मेलनिस्की का एक और इंपॉर्टेंट था आपका कुलारिंग। कुलारिंग यहाँ पे एक्सचेंज सिस्टम है बेटा, एक्सचेंज ऑफ द गिफ्ट। इस तरीके से विभिन्न रिश्तेदारों और नातेदारों के बीच में उपहार का विनिमय होता है, उन चीजों का डिस्कशन मेलनिस्की करते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा। जैविकीय फादर और सोशल फादर की बात करें तो आज सोसाइटी में देखोगे एक मूवी आई थी आपकी विक्की डोनर के नाम से, क्योंकि आज पॉल्यूशन के कारण बहुत सोशल इश्यू आ रहे हैं। तो जैविकीय फादर वो होता है जिसका वो ओरिजिनल बच्चा होता है, बट सोशल फादर वो है जिसके नाम से एक आइडेंटिटी जानी जाती है। तो ये आपका जैविकीय और सामाजिक पिता की बात आती है। नातेदारी की विशेषताएं क्या क्या है बेटा? नातेदारी के माध्यम से विवाह और परिवार का निर्धारण होता है। अब ये आप देखोगे समाज में क्या होता है, जो नातेदारी है वो ये डिसाइड करती है कि कहाँ पे हमारा विवाह हो सकता है और कहाँ पे विवाह नहीं हो सकता है।
निषेध हम इसे बोलते हैं, कहाँ पे विवाह निषेध है। तो देखो कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नातेदारी व्यवस्था ही हमारी ये डिसाइड करेगी कहाँ पे कोई व्यवहार हमें करना है और कहाँ पे नहीं करना है। वंश, उत्तराधिकार और पदाधिकार का निर्धारण। अब नातेदारी व्यवस्था में ये आप देखोगे, एक हमारे यहाँ पे क्या है, फैमिली का एक रजिस्टर होता है, उसके द्वारा ही हमारी संपत्ति जो है वो किन किन लोगों को गई है उसका हस्तांतरण होता है। तो उसे चकबंदी या आप देखोगे उसे परिवार नकल बोला जाता है। परिवार में कौन कौन है वो संपत्ति का बंटवारा वहां से ही होना शुरू होता है और वहां से ही निर्धारित होता है कि आप अपनी पैतृक संपत्ति में किस किस के कितने अधिकारी होंगे। तो नातेदारी इस चीज का निर्धारण करती है। आर्थिक हितों की सुरक्षा करती है। मानसिक संतोष, नातेदारी व्यवस्था में हम सेफ गार्ड फील करते हैं, अपने आप को सेफ इसे तौर पे फील करते हैं। ये आपकी मानसिक संतोष भी देती है। मानवीय शास्त्रीय ज्ञान का आधार, एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटी जो है हमारा ह्यूमन का एक सोसाइटी के साथ जो रिलेशन है उसकी नॉलेज को भी बढ़ाती है। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन, नातेदारी व्यवस्था में भाई बहन, अब बहन क्या है, वो भाई की जिम्मेदारी है, पिता की जिम्मेदारी उसके बच्चे होते हैं और उन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में करना पिता की जिम्मेदारी है। और ये दायित्वों का निर्वहन कौन कर रहा है, नातेदारी की वजह से। एक अमूर्त व्यवस्था है, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है ये बेटा, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस है। और रिलेशंस की जो संबंधों की जो प्रकृति है वो अमूर्त है, इसलिए नातेदारी व्यवस्था की भी जो प्रकृति है वो अमूर्त होगी। यह परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल व्यवस्था है। जब हमारा नातेदारी व्यवस्था सिस्टमेटिक होती है सोसाइटी में, तो कोई पद जो होता है उस पद के सापेक्ष उस भूमिकाओं का निर्वहन भी होता है। अब आप देखोगे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको भाई बहन का लिया है, तो बहन की बहुत सी चीज़ों की जिम्मेदारी की पूर्ति भाई को करनी है। अगर वो पूर्ति नहीं कर रहा है तो आप देखोगे कहीं ना कहीं हमारी परिस्थिति गड़बड़ में आ जाएगी। भूमिका किसी भी पद की जो नातेदारी द्वारा निर्धारित है, तो इसमें पद के कुछ कार्य होंगे और उसकी परिस्थिति होगी। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। नातेदारी के प्रकार में जब हम दो बात फोकस करते हैं तो दो प्रकार की यहाँ पे बनती हैं, विवाह संबंधी नातेदारी और जन्म मूलक नातेदारी। रक्त संबंधी भी हम बोल सकते हैं। विवाह संबंधी जो विवाह के बाद जनरेट होती है, विवाह के बाद जनरेट हुई है। ठीक है, इसमें आपके ससुर, सास, साला, साले की वाइफ, ये सब चीजें क्रिएट होती हैं जो आपके पत्नी पक्ष की तरफ से आपको मिले हैं, पत्नी पक्ष की वजह से मिले हैं। ये विवाह संबंधी नातेदार हैं। राजनीति रक्त संबंधी नातेदार, इसके भी दो प्रकार हैं। रक्त संबंधी में देखोगे बेटा, जो आपका जन्म मूलक परिवार है, इसमें आपके बाई ब्लड जो रिलेशन आपके एस्टेब्लिश हैं, वो आपके बाई बर्थ जहां पे आपने जन्म लिया है वो रक्त संबंधी नातेदार हैं। इसमें दो प्रकार के नातेदारों को इंक्लूड किया गया है। वास्तविक नातेदार जो वास्तव में आपके भाई बहन बंधु हैं। इसमें एक काल्पनिक नातेदार को जोड़ा गया है, जैसे गोद लिया हुआ बच्चा भी आपका काल्पनिक नातेदार होगा। जो हमारा गोद लिया हुआ बच्चा है, जो दत्तक पुत्र है, वो भी काल्पनिक नातेदारी संबंधी में रक्त संबंधों में आ जाता है। कभी कभी किसी घर में अगर लड़कियां ही लड़कियां हैं तो वहाँ किसी बच्चे को गोद ले लिया जाता है, तो उन लड़कियों का वो भाई हो जाता है। और इस प्रकार जो ये काल्पनिक रिश्तेदारी जुड़ती है, ये रक्त संबंधी नातेदारी में इंक्लूड होगी। नातेदारी की श्रेणियां आपकी आती हैं, यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसमें पीजीटी में आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नातेदारी की श्रेणी, किनशिप की कितनी हमारी यहाँ पे कैटेगरी दी हैं, तो तीन प्रकार की दी हैं। प्राइमरी नातेदार, सेकेंडरी द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। ये आपका मर्डॉक का स्टडी है बेटा, और मर्डॉक ने प्राइमरी को 8, सेकेंडरी को 33 और टर्जरी को 151 बताया है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, प्राथमिक नातेदार वो व्यक्ति हैं जिनसे प्रत्यक्ष संबंध होता है, इनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है, दैट इज द प्राइमरी किन। और जो ये सी है, ये इसका सेकेंडरी किन हो जाएगा। प्रत्यक्ष संबंध होता है जिसके संबंध को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि ये डायरेक्ट है, यहाँ कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र और माता पुत्री, ये सब आपके 8 रिलेशन है बेटा, जो आपके प्राइमरी किन मर्डॉक ने बताए हैं नातेदारी की श्रेणी में। द्वितीयक नातेदार में आ जाइएगा,
जब इस बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती है तो ये सेकेंडरी है इसका, ठीक है, सेकेंडरी कहलाता है। जैसे कि दादा दादी, अब दादा का ये आप देखोगे ये पुत्र है, ये पिता है और ये दादा है। अब दादा तक पहुंचने के लिए ये पिता बीच में आए हुए हैं, तो ये आप इस टाइप की जो आपकी किनशिप है ये आपकी सेकेंडरी किनशिप कहलाएगी। चाचा, अब ये चाचा क्या है, चाचा इस भाई का भाई, पिता का भाई है, तो यहाँ जो जाने के लिए आपको पहले ये पिता जो है सेंटर में है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये सेकेंडरी आपके हो जाते हैं, ठीक है। साला, भतीजा भतीजी, नाना नानी। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं बीए और एमए में, अक्सर जो लो लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो प्राइमरी नातेदार पूछे जाते हैं, कौन प्राइमरी किन है, कौन सेकेंडरी किन है और कौन टर्जरी किन होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तृतीयक नातेदार में वे नातेदार आते हैं जो प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी होते हैं। अब ये प्राथमिक है पिता और इसके जो द्वितीयक संबंधी होंगे वो यहाँ से टर्जरी किन में आ जाएंगे। तृतीयक नातेदार वह नातेदार है प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी होते हैं, द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, प्राथमिक के द्वितीयक या द्वितीयक के प्राथमिक आपके टर्जरी किन कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप पिता में साले की पत्नी और उसका पुत्र, पुत्री, मौसा, बुआ का लड़का, फूफा आदि आपके टर्जरी किन होते हैं। और पीजीटी में यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। नेट जेआरएफ की परीक्षा में कोई यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी मर्डॉक की स्टडी है 250 सोसाइटी का अध्ययन करके उन्होंने ये आपकी किनशिप पैटर्न दिया है और उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन करने के बाद 3 आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी किन बताया है, ठीक है। ये नातेदारी की आपकी श्रेणियां हैं। अब आते हैं वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में ये संबंध सूचक वास्तविक होते हैं और केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनको संबोधित करते हुए बात की गई है। जैसे कि फादर, फादर के लिए एक ही वर्ड यूज होगा, जो पिता हैं आपके उनके लिए एक ही वर्ड यूज होगा, ये आपकी कहलाती है वर्णनात्मक किनशिप, ठीक है। इसमें कुछ ट्राइब्स का हमने यहाँ जिक्र किया है। सेमीनागा जाति में अजा, अजा शब्द का प्रयोग माँ, मौसी, चाची आदि के लिए किया गया है, तीनों के लिए अजा वर्ड यूज किया गया है। असम की सेमीनागा में अपू शब्द का प्रयोग पिता, चाचा और ताऊ के लिए किया गया है। जैसे हम सभ्य समाज की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे वर्णात्मक या विशिष्ट शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है। अब देखोगे ना कि सभ्य समाज की तरफ बढ़ते गए हैं तो हमारे यहाँ पे शब्द विशेष होते चले गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमने जिक्र किया है, तो इससे आपका क्वेश्चन बनता है कि किस जनजाति में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है। अभी आप देखोगे अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो मौसी वर्ड जो है हमारा, तो वो कई जगह यूज होता है। आप देखोगे कि अगर भाई की सास है उसके लिए भी मौसी, बहन की सास है उसके लिए मौसी, और अपनी मदर की जो बहन है उसके लिए भी मौसी वर्ड यूज होता है। तो इस टाइप से हमारी किनशिप पैटर्न को हम देखते हैं और विशेष समाजों में अलग अलग तरीके से इसे यूज किया गया है। अब नातेदारी से संबंधित कुछ अवधारणाओं का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ सामाजिक संरचना में किस तरीके से हम किन शब्दों का यूज किस वर्ग के लोगों के लिए करते हैं, यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं। मर्डॉक के अनुसार एक व्यक्ति के लगभग 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक और 151 आपके तृतीयक नातेदार होते हैं। मॉर्गन की स्टडी है बेटा, मॉर्गन ने न्यूयॉर्क राज्य की इर्किश जनजाति का अध्ययन किया है। ये ध्यान रखना बेटा, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जीवन पर्यटन अध्ययन किया है, पूरे जीवन अपने अध्ययन में पाया कि इर्किश लोगों में नातेदारी के नामों का उल्लेख करने के लिए तरीका पश्चिमी समाज से बिल्कुल भिन्न है। जैसे पिता को संबोधित करने के लिए जिस जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वे पिता के भाई, माँ के भाई आदि के लिए उसी शब्द से पुकारते हैं। इसी तरह से जो शब्द मौसी के लिए प्रयोग किया जाता है वही माँ, चाची, ताऊ के लिए किया जाता है। ये मॉर्गन का स्टडी है इर्किश जनजाति को लेकर के, और उन्होंने इसका जो ट्राइब्स की स्टडी की है तो ये इस तरीके से डिफरेंस किया है कि किस तरीके से आज मॉडर्न सोसाइटी में हम वर्गों का, शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, कर लोगे इसे आराम से। नेक्स्ट चलते हैं। नातेदारी की रीतियां दी है यहाँ पे। समाज में सभी संबंधियों के बीच आपसी व्यवहार को नियम बने हुए हैं, नातेदारी की रीतियां कहा गया है। किस तरीके से हम नातेदार को ट्रीट करेंगे। अब नातेदार का मतलब नेटवर्क है बेटा, ये रिलेशनशिप का। भाई के साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, मामा के साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, और जो जीजा है इसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, साली है इसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा,
और अगर सास है तो सास के साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा। इन ट्रीटमेंट के लिए हमने कुछ टर्मोलॉजी यूज की है, उस टर्मोलॉजी का जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं। नातेदारी की रीतियां कहा गया है, इसमें प्रमुख नातेदारी रीतियां क्रम से परिहार, अवॉइडेंस। अब जो ये सास है किसी व्यक्ति विशेष की, इसकी जो सास है इससे ये खुल करके मिलना अवॉइड करेगा, इसी को ही हमने बोला है परिहार, परिहार रिलेशनशिप। ये आप देखोगे सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए परिहार रिलेशनशिप को बनाया गया है, जो हमारे ऐसे संबंध हैं जिनमें कि डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, इसी वजह से उन्हें प्रिवेंट करने के लिए निषेध लागू किए गए हैं। जैसे कि सास ससुर और दामाद के बीच में जो रिलेशन है वो अवॉइडेंस रिलेशन कही जाती है। और अधिकतर समाजों में आप देखोगे बहू सास के ससुर के सामने बिना पर्दे के नहीं जाती है, पर्दा प्रथा ये है सोसाइटी में। बट मॉडर्न सोसाइटी में आप देखोगे ये चीज़ें अब रिमूव होने लगी हैं, वेस्टर्न फैक्टर जितना आपका आया है, जितना आईसीटी बढ़ती गई है, ये चीज़ें हमारी घटती गई हैं। बट ट्राइबल सोसाइटी में या ओल्ड सोसाइटी में हमारी इस नातेदार का सास के प्रति अवॉइड किया जाता था। अब इस नातेदार का साली के प्रति कैसा होता था, जोकिंग रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं परिहास संबंध। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ इनके इंटीमेट रिलेशन हो, इनके बीच में कुछ चीजें नॉर्मल होती थी। आप देखोगे जीजा साली का रिलेशन आपका परिहास संबंध में आता है। ठीक है, तो ये हमारी सोसाइटी यहाँ पे इन चीजों को अलाउ कर रही है। टेक्नोनॉमी, आप देखोगे माध्यमिक संबोधन, जब कभी देखोगे कि हमारे समाज में भी, पुराने समाज में देखने को मिलता था कि जो पत्नी है वो अपने पति का नाम लेकर के नहीं पुकारती थी। उसमें ये एक निषेध दिया गया था कि अगर पत्नी अपने पति का नाम लेकर पुकारेगी तो उससे पति की आयु कम होती है। तो यहाँ पे बीच में माध्यमिक संबोधन, जो उस घर की बड़ी संतान होती थी तो उसका नाम लेकर के चिंटू के पापा, पिंटू के पापा, इस तरीके से बुलाया जाता था। तो चिंटू इसमें माध्यम हो गया, जो वाइफ है वो चिंटू का नाम ले रही है यहाँ पे, किसके लिए, अपने हस्बैंड के लिए, कि चिंटू के पापा ऐसे करना है। तो ये क्या है, माध्यमिक संबोधन आपका हो गया है। पितृसश्रय और पितृस्वे, यहाँ पे आप देखोगे कुछ समाजों में जो है मामा की प्रेफरेंस दी गई है और कुछ समाजों में आपकी बुआ की प्रेफरेंस दी गई है। तो ये आपके क्या है, अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो हमारे यहाँ पे बुआ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं समाजों में मामा को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये आपका ये सब है। कुवेड का जो हम जिक्र करते हैं ये आपका सहकष्टी है। अभी हमने जब स्टार्ट किया था आपका क्लास तो इसमें हमने बताया था टोडा जनजाति में पितृत्व का निर्धारण होता है। टोडा जनजाति में पितृत्व का निर्धारण होता है। जो भी 5वें माह में स्त्री को तीर धनुष भेंट करेगा वो इस क्रम को, जो कुवेड है, इस प्रथा को फॉलो करेगा। और ये माना जाता है कि स्त्री जो दिन पीड़ा से गुजर रही है, इससे प्रथा के द्वारा उसकी पीड़ा को बांटा गया है, इसीलिए इसे कुवेड या सहकष्टी कहा गया है। सहकष्टी यानी कि जो कष्ट मिल रहे हैं उसमें वो बराबर की हक व हिस्सेदारी उसकी है, ताकि वो पिता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसमें परिहार रिलेशनशिप, अवॉइडेंस का जिक्र किया हमने। सामाजिक दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए ये कुछ संबंधी आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर बनाए रखते हैं, जैसे कि दामाद और सास के रिलेशन, दामाद और ससुर के रिलेशन। इन रिलेशन में हम अवॉइड करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। क्यों दूरी बनाए रखते हैं, कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं यहाँ पे आपका सेक्स रिलेशन डेवलप ना हो, इस वजह से ये दूरी बनाए रखती है। और ये निषेध दिया गया है, इनका आपस में बोलना भी निषेध है। अगर आप देखोगे अलग अलग ट्राइब्स की स्टडी आपकी विभिन्न समाजशास्त्रियों की, उनमें बताया गया है कि जनजाति में ये है कि अगर ससुर का खुला मुंह देख लेता है दामाद तो देखोगे उसके लिए एक पनिशमेंट की बात की गई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं पे भी आप देखोगे कि कहीं एक आपकी जनजाति है उसमें जो भाई बहन है एक छत के नीचे नहीं सोते हैं। तो इस टाइप के जो रिलेशन है ये आपके हमारे क्या कहलाते हैं, अवॉइडेंस रिलेशन कहलाते हैं, परिहार रिलेशन कहलाते हैं। चलें आगे बेटा। इससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अलग अलग ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं और उनमें रिलेशनशिप का एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ डिस्कशन करते हैं इन चीजों का। आपका टायलर ने सास दामाद परिहार का कारण मातृसत्तात्मक परिवारों में, ससुर और बहू परिहार का कारण पितृसत्तात्मक परिवारों में पाया है। सास दामाद में अवॉइडेंस मातृसत्तात्मक में, और ससुर बहू का अवॉइडेंस आपका पितृसत्तात्मक परिवारों में टायलर ने स्टडी किया है। मेलनिस्की ने एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को परिहार का कारण माना है।
जितनी दूरी संबंधों में होगी उतना ही हमारा मान सम्मान बना रहेगा, जितने क्लोज आते जाएंगे उतने गिले शिकायत हमारे बढ़ते जाते हैं। तो इससे क्या है, सम्मान बनाए रखने के लिए फ्रायड ने निषिद्ध यौन संबंध को परिहार का कारण माना है। जो अभी मैंने बताया, सेक्स रेगुलेशन को सोसाइटी में बनाए रखने के लिए हम अवॉइडेंस की बात करते हैं। रॉबर्ट लोवी ने परिहार की व्याख्या सामाजिक सांस्कृतिक संबंध के आधार पर की है। टर्नई ने परिवार को शांति के लिए परिहार को आवश्यक माना है। और ब्राउन ने सामाजिक तथ्य होने के कारण, सोशल फैक्ट होने के कारण परिहार की व्याख्या की है। चैपन क्रू ने समाज में विघटन की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए परिहार को आवश्यक माना है। जो आप देखोगे अवॉइडेंस रिलेशनशिप, ऑलमोस्ट अगर हम जिक्र करें तो अवॉइडेंस रिलेशनशिप सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, और वो डिफरेंट लेवल पे आपकी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, परिहास रिलेशनशिप। अवॉइडेंस के बाद है आपका जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप वो होता है हंसी मजाक का रिलेशन, स्वच्छंदता और बराबरी के संबंध का परिचायक होती है। इससे क्या है, सोसाइटी में हमारा एक जो आपसी सौहार्द है वो बढ़ता है। ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार परिहास संबंध दो व्यक्तियों का वह संबंध है जिसमें कि प्राय एक पक्ष को छूट रहती है, वह कभी भी उससे मांग की जाती है कि दूसरे पक्ष को तंग करे, छेड़े, हंसी मजाक करे और दूसरा पक्ष इसका सकारात्मक जवाब दे। ये संबंध जीजा साली, देवर भाभी, मामा भांजा, फूफा भतीजी के साथ पाया जाता है। अब आप देखोगे कि कुछ समाजों में दादी पोते के बीच में अवॉइडेंस जोकिंग रिलेशनशिप देखने को मिलती है। ये आपका डिपेंड करता है कि कौन सी ट्राइब है या कौन सी सोशल स्ट्रक्चर है जहां पे जिन संबंधों को हम प्रायोरिटी देंगे। जनजातियों में परिहास, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, किस जनजाति में परिहार रिलेशनशिप मिलता है और किस जनजाति में परिहास रिलेशनशिप मिलता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मंथ में आपकी पीजीटी परीक्षा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ये क्लास मिल रही है। इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नोट्स या कोई आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करनी है तो बेटा ऑफलाइन हमारा बैच चला हुआ है। सोशियोलॉजी का नेट जेआरएफ का टारगेट बैच है आपका। ऑन द बेसिस ऑफ आपके रिजल्ट के आधार पर आप देखोगे आपको रिजल्ट मिलता है तो आप फीस पे करना, वरना फीस नहीं पे करना। इस यहाँ पर भी आपकी क्लासेस चल रही हैं और आपको क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है राना क्लासेस पे। ये आपका ऑनलाइन जो बैच है ये एक आपको जो क्वालिटी है उसका एक सैंपल टाइप से आपको दिया गया है। यहाँ अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हो कम से कम 3 घंटे की डेली क्लास आपकी सोशियोलॉजी की चलने वाली है। सभी हार्ड कॉपी आपको मिलने वाली हैं, प्लस आपको एक टेस्ट सीरीज आपको स्पेशल तौर पे मिलने वाली है वहाँ पे, जो आपको नेक्स्ट कमिंग क्लास में आपका जेआरएफ स्कोर कराएगी। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। इसमें मामा भांजा परिहास दक्षिण अफ्रीका की थोंगा और नियोर जनजाति में पाया जाता है। बुआ से परिहास होपी जनजाति में पाया जाता है। फूफा भतीजी परिहास वैक्सद्वीप के लोगों में पाया जाता है। मामी भांजा परिहास मध्य प्रदेश की महोसी जनजाति और ट्रोबियान दीक्षी वैक्सद्वीप में पाया जाता है। एसी रॉय ने उराव जनजाति के अध्ययन में दादी पोता परिहास पाए गए हैं। दादी और पोते के बीच में परिहास संबंध का जिक्र किया है एसी रॉय ने। एल्विन ने बेंगा जनजाति में पोता दादी के बीच परिहास पाया है। उत्तर भारत की चमार जाति में दादी पोता दादा पोता का परिहास पाया जाता है। अब आप देखोगे ये डिपेंड करता है हमारी किसी पर्टिकुलर ट्राइब की कल्चर क्या है और उस कल्चर में कौन से हमारे जोकिंग रिलेशनशिप हैं और कोई अवॉइडेंस रिलेशनशिप हैं। इन दोनों का फंक्शनल एस्पेक्ट है, ये सोसाइटी की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्रिएट किए गए हैं। दोनों ही रिलेशनशिप हमारी नातेदारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये चीजें क्रिएट की हैं। और आप देखोगे नातेदारी व्यवस्था का सबसे बड़ा रोल सोसाइटी की सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। माध्यमिक संबोधन, टालन ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया है जब उस संबंधी को पुकारने के लिए अन्य व्यक्ति का माध्यम बनाया जाता है तो उसे माध्यमिक संबोधन कहा गया है। प्रथा हिंदू और खासी जनजातियों में पाई जाती है। यहाँ पे एक मिथक है बेटा, क्या कि अगर पत्नी अपने पति का नाम लेती है, पत्नी डायरेक्ट नाम नहीं ले सकती अपने पति का। इसे क्या करना होगा कि अपना बड़ा बच्चा जो है, बड़ा बेटा या बेटी जो भी है, उसका नाम लेकर के पुकारती हैं और इस प्रकार का जो रिलेशन है वो हमारा टेक्नोनॉमी संबोधन कहलाता है। चलें बेटा आगे। मातुल्य या मातुल संबंध, ट्रोबियांडा जनजाति होपी जूनी और में मातुल्य प्रथा प्रचलित है। कोमचे
होंगा जनजाति में मामा के घर भांजे के लिए द्वितीयक शरण स्थल माना जाता है। ओपी और जूनी जनजाति में पुत्र विवाह योग होने तक अपने पिता के यहाँ रहता है। अब आप देखोगे कुछ जनजातियों में भांजा जो है वो देवता के समान माना जाता है, और अगर भांजा नाराज हो जाता है तो ये माना जाता है कि देवता नाराज हो गए। हमारे यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखोगे भांजे का विशेष योगदान है, और अगर धार्मिक स्तर से देखा जाए तो भांजे को देवता के टाइप से ही माना जाता है। कुछ जो लोग हैं आप देखोगे जब अपने पूर्वजों को मनाते हैं तो देवताओं के रूप में भांजे को गिफ्ट दिए जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं, ताकि हमारे जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न हो जाए। तो ये इस तरह की जो प्रथा है वो मातुल संबंध कहलाती है। यहाँ पे मामा भांजे का जो क्लोज रिलेशनशिप है ये आपका यहाँ पे दिखलाई पड़ता है। पितृ सवश्रेय, यह पितृसत्तात्मक परिवारों में पिता की बहन बुआ की डोमिनेंसी जो है उसको शो करती है, को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रथा को पितृ सवश्रेय कहा जाता है। अब आप देखोगे उत्तर भारत में खास तौर पे मैं आपको बताऊं, आज भी देखोगे हमारे समाज में क्या है, बहुत से जो ट्राइबल कैरेक्टर हैं, ट्राइबल हमारी प्रथाएं हैं, उनको हम कंटिन्यू बनाए हुए हैं। इसमें क्या है कि जो हमारे घर में कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें बुआ का महत्वपूर्ण रोल होता है। सपोज दैट किसी लड़के के लिए लड़की अगर देखने जाना है तो बुआ साथ में जाएगी, अगर नहीं जाएगी तो फिर आप सोच लेना कि वो शादी ब्याह में नहीं आएगी आपके यहाँ। तो ये सोसाइटी इस चीज़ को प्रेफर कर रही है कि बुआ का विशेष योगदान होता है, और घर की जो लड़की होती है वो डोमिनेंट तरीके से आकर के घर के निर्णयों में इंटरफियर करती है। तो दिस टाइप की जो व्यवस्था है हमारी वो कहलाती है पितृसवश्रेय। और ये नातेदारी व्यवस्था आपकी पर्टिकुलर किसी सोसाइटी की ये शो करती है कि किस रिलेशनशिप को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। सहकष्टी प्रथा, कोविड प्रथा का जिक्र किया है, ब्याज प्रसव पितृ प्रतिबंध व्यवस्था या कुवेड, ये सभी नाम आपके एक ही प्रथा के हैं। विद्वानों ने कुवेड प्रथा को मातृक पितृक संकुल की संक्रमण अवस्था माना है। मेलनिस्की ने सह प्रसवता और विवाह संबंधों को अधिक दृढ़ बनाने और पैतृक प्रेम प्राप्त करने के एक सामाजिक क्रिया के तंत्र के रूप में माना है। विशेष तौर पे जब हम टोडा जनजाति का अध्ययन करते हैं तो वहाँ कुवेड सहकष्टी नामक एक प्रथा मिलती है, जो उस बच्चे का सामाजिक पिता होता है वो पत्नी के साथ उन टैबों का पालन करता है जो पत्नी अपनी गर्भावस्था के दौरान करती है। खाने पीने के जो प्रतिबंध है, नदी न उतरने का, नदी को क्रॉस नहीं किया जाएगा, ये भी एक टैबो है। तो वो उन सभी टैबों को फॉलो करता है, और जो कष्ट पत्नी को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मिल रहे हैं उन कष्टों में वो बराबर का सहभागी बनता है, इसीलिए इसे सहकष्टी प्रथा के नाम से जाना जाता है। अब इसका फंक्शनल एस्पेक्ट ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। एसी दुबे के अनुसार इस प्रथा का प्रचलन सामाजिक पितृत्व का निर्धारण के लिए हुआ है, सोशल फादर के डिटर्मिनेशन के हुआ है, बहुपति विवाह या मात्र सत्तात्मक परिवारों में जहां संतान का जैविक पिता अज्ञात रहता है वहीं व्यक्ति प्राय पिता माना जाता है जो सहकष्टी प्रथा का पालन करता है। ये जनजातियों में पाई जाने वाली एक अनूठी प्रथा है आपकी, जो आज आपको एक सामान्य समाज में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, सहकष्टी आपका हो गया है। कुवेड अलग अलग नाम से भी इसे पूछ सकते हैं, तो अच्छे तरीके से आपको देखना है। निवास स्थान के आधार पर मर्डॉक ने 6 प्रकार के निवास स्थानों का उल्लेख किया है। पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, मातृ पितृस्थानीय, नवस्थानीय, मामा स्थानीय और देवस्थानीय, उभय स्थानीय भी कहा गया है। अब आप देखोगे कि जब विवाह के पश्चात वर वधु को कहाँ लेकर के जाएगा, पिता के यहाँ जाएगा तो पितृस्थानीय है ये। माता के यहाँ जाएंगे, माता के यहाँ लड़की रहेगी तो ये मातृस्थानीय है। मातृ पितृस्थानीय दोनों को शो करता है। नवस्थानीय, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, यूरोपियन सोसाइटी में, यूरोपियन समाज में सबसे ज्यादा नवस्थानीय। अभी हमारे यहाँ पे आप देखोगे जो बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं और आत्मनिर्भर होने के बाद शादी ब्याह करते हैं तो अपना मकान लेने के बाद ही शादी कर रहे हैं, और आप देखोगे विवाह के बाद जो पत्नी है उनकी वो अपने मकान में, नए मकान में जाएगी जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। दिस टाइप ऑफ मैरिज नोन है लोकल के आधार पर नवस्थानिक मैरिज कहलाएगी, यानी कि वो नए घर में आपके गए हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ये प्रथा आपकी यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलती है। मामा स्थानीय, जहाँ मामा के यहाँ पे जाएंगे, मामा का इम्पोर्टेंट रोल है। द्विस्थानिक में, उभय स्थानिक में, दोनों ही जगह यहाँ पे इक्वल ट्रीट की गई हैं। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है यूरोपियन कंट्री। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में ये ज़्यादा देखने को मिलता है।
तो स्थान के आधार पर इस तरीके से दिया है। एडम ने पितृस्थानीय के स्थान पर पति स्थानीय और मातृ स्थानीय के नाम पर पत्नी स्थानीय शब्द दिया गया है। अब यहाँ पे आपकी खासी जनजाति है वो इंपोर्टेंट हो जाती है। खासी जनजाति मातृवंशीय, मातृस्थानिक और मातृसत्तात्मक परिवार है। यहाँ खासी जनजाति में छोटी पुत्री को उत्तराधिकार का नियम छोटी पुत्री की तरफ जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी की जो मालिक होगी वो छोटी बिटिया होगी। और यहाँ पे जो विवाह होने के बाद जो पति है वो विजिटर हस्बैंड के तौर से पत्नी के घर पे जाएगा, तो ये मातृस्थानिक कहलाते हैं। मर्डोक ने 250 सोसाइटी के अध्ययन में 140 पितृस्थानीय, 38 मातृस्थानीय और 22 मातृ स्थानीय और 19 उभय स्थानीय दिए यहाँ पे बेटा, 17 नवस्थानीय दिए और 8 में मामा स्थानीय का उल्लेख पाया है। मर्डोक एक विचारक हैं, समाजशास्त्री हैं। इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया है। तब आपकी इन्होंने नातेदारी की संज्ञाएं आपको दी हैं और ये जो इनकी स्टडी है वो इस तरीके से डिवीजन होती दिख रही है कि इन्होंने किन किन सबसे ज़्यादा इनका पितृस्थानीय प्रकार के समाज देखने को मिले हैं जो आपके 146 हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नातेदारी संबंधी महत्वपूर्ण तत्व हैं आपके। मॉर्गन, लेवी स्ट्रॉस, ये जो विचारक हैं इन्होंने इस पे नातेदारी व्यवस्था पे अध्ययन किया है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर प्रकाश डाला है, टर्मोलॉजी दी है और नातेदारी किस प्रकार से समाज में सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप आपकी लेवी स्ट्रॉस की पुस्तक है जिसमें नातेदारी का इन्होंने विशेष तौर पे बात की है। ब्राउन ने अफ्रीका की नातेदारी और प्रथा का अध्ययन किया है, साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति का अध्ययन किया है। जो संरचनात्मक व्यवस्था में किस प्रकार से नातेदारी रोल प्ले करती है वो इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। रॉबिन फॉक्स नातेदारी का क्रमबद्ध अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या की है। इरावती कर्वे ने और कपाड़िया ने भारत में नातेदारी संबंधों का विश्लेषण किया है और कर्वे ने नातेदारी के आधार पर भारत को 4 खंडों में विभाजित किया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इरावती कर्वे का मुख्य क्वेश्चन है कि नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करते हुए इरावती कर्वे ने भारत को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया है, मध्य, दक्षिणी, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र का जिक्र इनके द्वारा नहीं किया गया है। प्रोफेसर पीटर ने सामाजिक पितृत्व के निर्धारण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। सामाजिक पितृत्व, मिशा टिम्बिब ने एक स्थानीय निवास की अवधारणा की है। एक स्थानीय निवास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? टिम्बिब के। एस्किमो जनजाति में वृद्ध तंत्र की अवधारणा पाई जाती है तथा माता पिता कम आदर प्राप्त होता है। एस्किमो जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें वृद्ध तंत्र पाया जाता है और कहीं कहीं ये उल्लेख भी मिलता है कि अपने बुजुर्ग अवस्था में जो लोग आते हैं उनका ज़्यादा सम्मान नहीं करते हैं और इवन ये कि ये उनको मार करके भी खा जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं एस्किमो जनजाति में विशेष तौर पे। ठीक है बेटा, ये कुछ नातेदारी को लेकर के आपके कॉन्सेप्ट थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका नातेदारी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे कराओगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यूनिट 3 आपकी कंप्लीट होने जा रही है बेटा। आधे से ज़्यादा टॉपिक आपके कवर करा दिए गए हैं। इसके बाद में आपकी यूनिट 4 कंटिन्यू होगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।